जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। मैं सचिन शौकंद आप सभी का स्वागत करता हूं मानेकशॉ ऑफिसर्स एकेडमी में सुपर 100 सीरीज में। आज है डे 19 और आज हम हमारे बायो का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। बायो का जो हमारा पहला कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट हमारे एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बायो के इसी कंसेप्ट से आते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ हमारी लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे हमारे एनडीए और सीडीएस के अपकमिंग बैचेस के बारे में। अगर आप एनडीए 2 या सीडीएस 2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे इन बैचेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वो फैकल्टी पढ़ाती है जिनकी गाइडेंस के अंदर अलग अलग यूपीएससी के डिफेंस के एग्जाम्स के अंदर रैंक 1, रैंक 9 और अलग अलग बहुत सारी रैंक्स ऐसे उन्होंने निकाली हैं। अब अगर आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हो तो अपनी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, फ्री एसएसबी गाइडेंस, सब चीज़ें इस बैच के अंदर आपको मिलती हैं। अब बात कर लेते हैं हम हमारे आज के टॉपिक के बारे में, दैट इज़ योर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि है सेल। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा सेल चैप्टर। अब हमें देखना है कि क्या है वो फंडामेंटल कंपोनेंट लाइफ का। तो दैट इज सेल। सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट इज द सेल। मतलब आपके जितने भी लिविंग बींग्स हैं सबका जो सबसे मोस्ट बेसिक थिंग है जिनसे मिलकर वो बनी है, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उसके, वो आपके सेल्स ही हैं। अब सेल्स की हिस्ट्री के बारे में हमारे एग्जाम में पहले भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे कि सेल की डिस्कवरी कहाँ हुई है, किसने की है। तो सेल की डिस्कवरी आपकी 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी और इसके बाद आपकी जो फर्स्ट फ्री लिविंग सेल थी उसकी डिस्कवरी आपकी ल्यूवेन हॉक ने की थी। वो कहाँ पे? एक पॉन्ड वाटर के अंदर उन्होंने फर्स्ट टाइम इन 1674 ये डिस्कवरी की थी। देयर वाज द क्वेश्चन कि आपकी सेल की न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की है। तो आप ये याद रखेंगे सेल की डिस्कवरी 1665 में रॉबर्ट हुक ने की है और सेल की न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की है, इतने सालों के बाद। पुरकिंजे created the term protoplasm for the cell fluid portion in 1839। मतलब जो सेल के अंदर का जो फ्लूइड का पार्ट होता है उसको प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम पुरकिंजे ने दिया था। ये बातें हमें समझ में आ गई। अब हमें सेल के बारे में बात कर रहे हैं तो सेल की अलग अलग टाइप्स भी होंगी, उनके बारे में बात करेंगे। अलग अलग शेप होती है, अलग अलग साइज होता है। अब अलग अलग फंक्शन के लिए आपकी अलग अलग सेल्स होनी ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल द सेल शेप में भी मोर और लेस फिक्स एंड यूनिक स्पेसिफिक हो सकती है। अब जैसे नर्व सेल है उसका आपका अलग काम होगा, आपका ब्लड सेल का काम अलग होगा, आपका फैट सेल का काम अलग होगा। तो आपके फंक्शंस के बेसिस पे आपकी अलग अलग तरह की सेल एग्जिस्ट करती है आपकी बॉडी के अंदर। अब सेल अलग अलग एग्जिस्ट करती है, लेकिन सेल की अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो दो टाइप हमारे सामने आती हैं। एक प्रोक्योरिटिक सेल्स होते हैं, एक यूक्योरिटिक सेल्स होते हैं। दोनों के अंदर डिफरेंस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ ऐसी सेल्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, तो वो आपका कहलाती हैं प्रोक्योरिटिक सेल्स। और कुछ ऐसी डेवलप्ड सेल्स होती है जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस एक्चुअली होता है। न्यूक्लियस दोनों में होता है, देयर इज ए ट्रू न्यूक्लियस और एक भी न्यूक्लियाई होता है। तो ट्रू न्यूक्लियस जिसमें नहीं है वो आपका प्रोक्योरिटिक सेल है, और जहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो आपका यूक्योरिटिक सेल्स है। अब दोनों में डिफरेंस कैसे याद करेंगे? पी फॉर पुराना, पी फॉर प्रोक्योरिटिक। मतलब पुरानी टाइप की जो सेल्स होंगी, ऐसी सेल्स जो एडवांस नहीं होंगी, प्रिमिटिव होंगी, वो आपका प्रोक्योरिटिक सेल्स कहलाएंगे, और जो एडवांस सेल्स होंगी वो आपका यूक्योरिटिक सेल्स कहलाएंगी। अब इसमें डिफरेंस हम समझ लेते हैं। प्रोक्योरिटिक सेल्स के अंदर आपका नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनके चारों तरफ मेम्ब्रेन्स नहीं होती हैं, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। प्रोक्योरिटिक से आपकी यूनिसेल्युलर होता है, इनके पास सेल वॉल हो सकती है, ये आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। वहीं यूक्योरिटिक के बारे में हम बात करें तो इनके जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं चारों के सबके चारों तरफ आपका मेम्ब्रेन होती है, ट्रू न्यूक्लियस होता है। ये मल्टी सेल्युलर हो सकते हैं, आपके यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर्स तक इनकी ये थिक हो सकते हैं। एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों जगह ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। दोनों के अंदर कुछ चीज़ें कॉमन भी हैं, जैसे राइबोसोम्स दोनों में मिलेंगे आपको, सेल मेम्ब्रेन दोनों में मिलेगी आपको, डीएनए दोनों में मिलेगा आपको, साइटोप्लाज्म दोनों में मिलेगा आपको। सो देयर आर सम प्रॉपर्टीज जो आपके प्रोक्योरिटिक और यूक्योरिटिक सेल्स को अलग अलग करते हैं या डिफाइन करते हैं। ये हमें समझ में आ गया। अब बात करते हैं प्लांट सेल के बारे में। प्लांट सेल आपका द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो नोन एज द सेल मेम्ब्रेन। अब आपके जो भी सेल होगी ना उसके चारों तरफ भी आपकी एक मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, या उसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम कह देते हैं। और ये किस चीज़ से मिलकर बनी होती है? इट इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच आर लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। और ये आपके एग्जाम में पहले पूछा गया है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये आपका लिपिड से और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। अब तो इसमें बहुत सारी आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं इस सेल मेम्ब्रेन की वजह से। डिफ्यूज़न, आपका ऑस्मोसिस, और ऐसी बहुत सारी केमिकल प्रोसेसेस जो होती हैं जो इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होती हैं, यानी कि आपकी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होती हैं, वो जाननी हमारे लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब ऑस्मोसिस क्या है? Osmosis is the process through which unicellular freshwater organisms and most plant obtain water। ये पानी जहाँ से इनको मिलता है। अब आपने एक सेल लिया,
अब अगर आपने उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर आपने उसको डिप कर दिया तो क्या होगा, इफ़ यू प्लेस एन एनिमल सेल और प्लांट सेल इन ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन तो इट विल सर्टेनली स्वेल, वो स्वेल कर जाएगी, उसके बाहर से पानी उसके अंदर एंटर कर जाएगा, वो स्वेल कर जाएगी। आइसोटोनिक के अंदर हमने उसको रख दिया वहाँ पे तो क्या होगा, तो कुछ भी नहीं होगा, ना पानी अंदर जाएगा ना बाहर आएगा, क्योंकि दोनों जगह आपकी कंसंट्रेशन सेम है। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा कि सेल के अंदर से जो भी पानी होगा वो बाहर निकल जाएगा और सेल जो आपकी होगी वो श्रिंक कर जाएगी। तो ये आपको याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, या तीनों केसेस में जब हम सेल को रखते हैं तो क्या होता है सेल के साथ, ये बात हम याद रखेंगे। अब सेल के अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है, आपका न्यूक्लियस प्रोटेक्टेड होता है बाई डबल लेयर मेम्ब्रेन, जिसको आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नाम से जानते हैं। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स होते हैं दैट अलाउज मटेरियल टू पास फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। क्रोमोसोम्स व्हिच आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज इन चार्ज ऑफ द सेल एंटायर एक्टिविटी। की सेल के अंदर क्या होता है कि सेल जो भी काम कर रही है, जिस तरीके से भी कर रही है ना, वो पूरा कंट्रोल न्यूक्लियस करता है उन चीज़ों को। यू कैन कॉल इट द ब्रेन ऑफ द सेल, कि जहाँ से चीज़ें हो रही हैं। साइटोप्लाज्म, अब जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर क्या है, ये जेली लाइक स्ट्रक्चर आपका और कुछ नहीं साइटोप्लाज्म है, इसी के अंदर आपके बाकी ऑर्गेनल्स होते हैं। अब उन्हीं ऑर्गेनल्स के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारे पास आता है ईआर, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ईआर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए वास्ट नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। जैसे अपनी स्क्रीन के ऊपर भी आप देख सकते हो कि ऐसे शीट्स की फॉर्म में वो होता है। इट एक्ट्स एज ए कंडक्ट फॉर द मूवमेंट ऑफ मटेरियल, कि अब इसके ये रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट के लिए। किसकी मूवमेंट की, मटेरियल इधर से उधर आपका जो मूवमेंट कर पाएगा वो इसके थ्रू करेगा, ये ट्रांसपोर्टर का काम कर रहा है। अब इसके अंदर भी दो चीज़ें होती हैं, एक आपका होता है आर, एक होता है एस आर होता है रफ ई यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एस होता है आपका स्मूथ आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आर रफ है, रफ क्यों है, रफ इसलिए क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और स्मूथ वाला स्मूथ क्यों, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब आपको चेक करना है कि क्या किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो आपके एस होते हैं ना, इट इज़ यूज या इट इज़ यूटिलाइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स या लिपिड प्रोडक्शन, वो आपकी होती है एस से। ऑल्सो अगर आप कोई भी टॉक्सिक चीज़ें आप ले लेते हो तो उसको डिटॉक्सीफाई करने में भी एस आपका काम करता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर हम कुछ चीज़ें सेल के अंदर होती हैं, गोल्गी बॉडीज़ होती हैं, लाइसोसोम्स होता है। अब गोल्गी बॉडीज़ को आप अपनी राइट स्क्रीन पे देख सकते हैं, राइट हैंड साइड, दैट इज योर गोल्गी बॉडीज़। द गोल्गी apparatus is the name after Camillo Golgi, a scientist who has the first to describe it. It is a stick membrane bound substance makes up the Golgi. अब क्या होता है कि जो ये आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं ना, तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, इसी को यहाँ पे सिस्टम्स के नाम से जाना जाता है। जो इसकी आउटर लेयर है उसको सिस्टम्स कहते हैं, जो इसकी इनर लेयर है उसको ल्यूमेन कहते हैं। ये आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अपनी लेफ्ट साइड स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, दैट इज योर लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स एंजाइम फिल्ड सेक्स होते हैं। अब इनका क्या काम होता है, दे आर टाइप ऑफ वेस्ट डिस्पोजल डिवाइस। ये क्या करते हैं, जितना भी वेस्ट होता है ना उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं लाइसोसोम्स। द सेल बाय डाइजेस्टिंग फॉरेन सब्सटेंस एज वेल एज वॉन आउट द सेल ऑर्गेनल्स। मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ जो खराब हो गई है सेल के अंदर, है ना, अब वो खत्म करके बाहर तो निकालनी पड़ेगी, डाइजेस्ट तो करनी पड़ेगी, तो वो काम आपका लाइसोसोम्स करेंगे। इनको सुसाइड बैग भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो जेली होती है ना, अगर वो ब्रस्ट कर जाते हैं किसी रीज़न से तो जेली पूरे सेल में फैल जाएगी और पूरे सेल को वो खत्म कर देगी, इसलिए इसको सुसाइड बैग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, अब इन सभी का आप एक साथ अगर आप देखना चाहते हो, जितने भी हमने सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बात की है तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। इसी में एक माइटोकॉन्ड्रिया और हमने ऐड किया है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, सभी को पता है, बचपन से एक ही बात हमें जो याद रही है वो यही है कि इनको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ये जनरेट करते हैं आपका एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। दे ऑल्सो कंप्राइज डीएनए नोन एज एम्प्टी डीएनए। तो ये आप याद रखेंगे। बाकी आप अपनी इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर लेंगे और वहाँ जाके प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस किसकी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे आप क्वेश्चंस के लिए। आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी वहाँ मिल जाएंगे, पुराने चैप्टर्स के क्वेश्चन भी वहाँ मिल जाएंगे। और बाई चांस अगर आपको वहाँ पे किसी दिन लेक्चर की पीडीएफ नहीं मिल पा रही है या कोई आपको डाउट आता है कि हमने क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा है, टेलीग्राम चैनल नहीं मिल पा रहा है, वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बट कोई भी डाउट आपको आता है तो अपनी स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिखता है उस पर आप कॉल करके कभी भी पूछ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश का आज हमें कौन सा रूल पढ़ना है। तो इंग्लिश का हम वो रूल पढ़ेंगे आज जो बहुत बार हमारे एग्जाम में रिपीट हुआ है, विच इज़ दो इज फॉलोड बाई येट एंड नॉट बाई बट। अब आपको सेंटेंस के अंदर बहुत बार दो या दो, ये रूल आपका दो और ऑल्दो दोनों के लिए अप्लाई होता है।
आपको बट लिख के दे दिया जाता है। अब वहाँ पे बट नहीं आएगा, आपका येट आएगा, और आपको येट भी ना मिले, बट भी ना मिले, कॉमा मिले तो भी ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेता है, दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। अब ये पढ़ने में सुनने में अच्छा लगता है हमें, और हम बहुत बार इसको, जो स्टूडेंट्स पेपर इस तरीके से करने की अप्रोच रखते हैं कि हम पढ़ के देखेंगे, अच्छा लगेगा तो हम सही मान लेंगे, अगर उसमें कहीं पे बोलने पे अटक जाते हैं तो हम समझ लेंगे वहीं पे एरर है। तो यही आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है, ये नहीं करनी है, हमें रूल्स के हिसाब से चलना है। तो यहाँ पे बट नहीं आएगा, यहाँ पे येट आएगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। हमारी टेलीग्राम चैनल और हमारी यूट्यूब चैनल से आप जुड़ जाइए, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो अपनी स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। Please subscribe our Manekshaw Officers Academy YouTube channel, and for further MCQs, practice questions, mock tests, PDF and study material, join us on Telegram and Instagram. Link given in the description.